सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लेके आए हैं और टुडे एक्चुअली आई कम अप विद अ न्यू टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करूँगी। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको अच्छा से न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन टॉपिक्स को समझाया। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जितने क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में मेरे को मिले, मैंने सब सॉल्व कराए। इन पूरे सीरीज़ को ख़त्म होने के बाद जब न्यूट्रिशन हो गया हमारा टॉपिक, रेस्पिरेशन हो गया, नाउ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा इस बार। फिर उसके अगले वीडियो में एक्सक्रीशन आ जाएगा। एक्सक्रीशन बहुत छोटा टॉपिक है, तो 15 मिनट्स के विद इन ख़त्म हो जाएगा वो। आफ्टर दैट ये 2 लेक्चर्स होने के बाद 5th लेक्चर लाऊंगी इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। PYQs रिलेटेड मीन्स ओनली द क्वेश्चंस रिलेटेड वीडियो दैट विल बी अपलोडेड। ठीक है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक कर दो। आओ पढ़ते ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में हम लोग ने इससे पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा कि रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फिर वो उसको हम लोग को सेल तक पहुंचाना पड़ता है, जहाँ पे सेल ऑक्सीजन और ग्लूकोज यानी कि फूड मटेरियल के हेल्प से हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, जिसको ATP कहते हैं। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन को अलग अलग सेल तक पहुंचाने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो वो ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन जो आया बॉडी में और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा बॉडी निकाला और उसको आउट ऑफ द बॉडी पहुँचाना है, ये सब चीज़ हमारी ब्लड कैरी करती है। इन शॉर्ट बोलो तो ब्लड एक ट्रेन है जो इन ऑक्सीजन और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अपने अंदर जगह देती है और डेस्टिनेट पॉइंट तक पहुंचाती है। ब्लड जो है, मैंने बोला एक ट्रेन है। ये ट्रेन अलग अलग पार्ट से मिलके बना हुआ है। ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन बोलने से कंप्लीट नहीं हो गया। ब्लड कुल 4 टाइप से मिलके बना है या 4 चीज़ों से मिलके बना है। पहली बात तो ये फ्लूइड फॉर्म में होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड मीडियम इसका जो टाइप्स ऑफ या स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, अब ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं, वो लिक्विड है और इसकी क्वांटिटी पूरे के पूरे ब्लड में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या होता है, फ्लूइड मीडियम में होता है। ठीक है, पहली बात। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, तुम्हारे बॉडी में जो फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो वो भी ब्लड करता है। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो उसको भी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो उसको भी करता है, और वेस्ट मटेरियल को भी करता है। ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान रखना, जो एक पार्ट ऑफ द बॉडी को दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। तो इसका सबसे पहला पार्ट है प्लाज्मा। मैंने बोला, अभी बताया कि फ्लूइड जो मीडियम होता है ब्लड का, वो प्लाज्मा के कारण होता है, क्योंकि वो एज अ लिक्विड फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मा क्या करता है, यही एक सब्सटेंस है पूरे बॉडी में जो फूड, सेल्यूलोज, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वेस्ट को कैरी करता है अपने साथ। ब्लड का यही पार्ट है जो फूड, वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। मैंने ऑक्सीजन नहीं बोला है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन को दूसरा पार्ट कैरी करता है। ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट है ब्लड का, ये क्या क्या कैरी करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को। ठीक है, डिजॉल्व फॉर्मेट में। ठीक है, और इसमें सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, जो इसके प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं वो सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, और ये कैरी करता है अपने साथ और ट्रांसपोर्ट करता है वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी से टू द अनदर, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, याद रखना। अब ब्लड का दूसरा पार्ट, मैंने ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया, तो मतलब प्लाज्मा जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी नहीं करता, तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक नया पदार्थ आता है ब्लड में, और ब्लड का दूसरा पार्ट आता है जिसको RBC बोलते हैं। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करता है। अब बोलोगे मैम थोड़ा ये बता दो, या मैम छोड़ा दी थोड़ा ये बता दो कि ये ऑक्सीजन कैरी तो करता है, इसमें क्या स्पेशल है जो प्लाज्मा में नहीं है जो ये ऑक्सीजन कैरी कर लेता है। इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। RBC में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हेमोग्लोबिन की टेंडेंसी होती है कि ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड अप कर लेता है। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की थी अपने पिछले क्लास की, जिसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है,
पिछले वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये वाला टॉपिक में उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे पढ़ना, पहले फर्स्ट लेक्चर लेना, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ, ठीक है। नाउ हर्ट जो होता है, अच्छा हर्ट के पहले ये समझ आ गया ब्लड के बारे में। ब्लड का दो टाइप हमने पढ़ लिया, प्लाज्मा और आरबीसी। प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम होता है, इसमें सेल सस्पेंडेड होते हैं और ये फूड, वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। और बच गया ऑक्सीजन, जिसको कैरी करने के लिए आरबीसी आता है। और आरबीसी में ऐसा क्या खास चीज़ है जो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है, उसमें हेमोग्लोबिन होता है। अब ये जो ब्लड आ रहा है जा रहा है, ऊपर से आया, फिर वो ऑर्गन तक गया, अलग अलग सेल के पार्ट तक गया, हमारे पैरों के टो तक गया, हैंड्स के फिंगर्स टिप्स तक गया, इन सबको पहुंचाता कौन है? एक पंपिंग ऑर्गन है इन ब्लड्स को क्या करने के लिए, पंप करने के लिए कि वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ईजिली पहुंच जाए। तो वो पंपिंग ऑर्गन हमारे बॉडी का हार्ट कहलाता है, ठीक है। ये डायग्राम देख लो, थोड़ा ख़राब है बट इट्स ओके, मैनेज कर लो। ये हार्ट का डायग्राम है। अब हार्ट में देखना 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा होके दूसरा दरवाजे तक पहुंचोगे और तीसरा दरवाजा से होके चौथा दरवाजा पे पहुंचोगे। तो जो लेफ़्ट तरफ है उसको लेफ़्ट एट्रियम बोलते हैं और उसके नीचे वाला को लेफ़्ट वेंट्रिकल। जो राइट तरफ है उसको राइट एट्रियम बोलते हैं और उसको राइट वेंट्रिकल। ध्यान में रखना है, ठीक है। अपने राइट हैंड साइड में लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल बुलाना। 4 चैम्बर में ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, बाकी लेफ़्ट राइट देख के लेफ़्ट राइट लगा दो। और नीचे वाले चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना। फिर एक बार बता रही हूँ, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 4 में ऊपर वालों को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वाले में लेफ़्ट राइट कैसे लिखोगे, कैसे उसको बनाओगे, अपने राइट हैंड साइड में लेफ़्ट बनाना और लेफ़्ट हैंड साइड में राइट लिखना, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये हो गया राइट हैंड साइड में। और लेफ़्ट हैंड साइड में क्या होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल, राइट साइड में लेफ़्ट वाले और लेफ़्ट साइड में राइट वाले। अब सबसे पहले एक एक चीज़ पढ़ते हैं। ऊपर से हमने नॉस्ट्रल्स के हेल्प से नेसल पैसेज के थ्रू हमारा ऑक्सीजन पास होकर लंग्स तक पहुंचा। फिर वो लंग्स से जो ऑक्सीजन मिला उसको हम लोग को कहाँ पहुँचाना, अलग अलग सेल तक। अलग अलग सेल ऑफ द बॉडी तक पहुँचने से पहले उसको पंप होना पड़ता है और उस पंप को करने के लिए उसको सबसे पहले हार्ट के पास आना होता है। तो पहले ब्लड आया कहाँ, हार्ट पे। तो ब्लड कहाँ से आया, लंग्स से। तो लंग्स से जो ब्लड लेके आता है उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। लंग्स से जो हार्ट तक लेके आता है उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। अब ये वेन आर्टरी क्या है, वेन आर्टरी को वो एक पाइप है जो क्या करता है, ब्लड को लेके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। तो मैम हमने इनको अलग अलग नाम क्यों दिया है, एगो को वेन एगो को आर्टरी क्यों दिया है, दोनों को एक ही क्यों नहीं दिया, दोनों तो कैरी करते हैं। क्योंकि इसमें एक रीज़न है, इसमें एक पाइप ऐसा है जो हार्ट से लेके अलग अलग पार्ट तक ले जाता है और दूसरा पाइप ऐसा है जो अलग अलग बॉडी पार्ट से लेके हार्ट तक आता है, ये याद रखना। तो जो पाइप हार्ट से लेके अलग अलग बॉडी पार्ट तक जाता है उसको आर्टरी बोलते हैं, और जो अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। तो अब जो मैंने अभी बताया उसको ध्यान से सुनना। हमने लंग्स से ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाया, हार्ट पे। तो मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट तक लाया, और अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट तक लाने का काम किसका होता है, वेन या आर्टरी, वेन का। तो पहली बात तो हमें पता चल गया ये वेन का काम है। तो वेन आया। अब वेन में जो लंग्स से वेन आते हैं उनका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और जो भी पाइप ब्लड को कैरी करके लंग्स से अटैच होते हैं उनको हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पल्मोनरी। इसीलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने वाला लंग से हार्ट तक जो वेन कहलाता है उसके साथ एक और नाम जोड़ दिया क्योंकि वो लंग स्पेशलिस्ट था, दैट इज़ कॉल्ड द पल्मोनरी, ठीक है। अब पूरी प्रोसेस होने के बाद जब CO2 हार्ट में आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब हार्ट में आता है, तो फिर उसको अगेन ऊपर ले जाने का काम किसका होगा, ध्यान से ना, क्योंकि इस बार हार्ट से लेके दूसरे ऑर्गन तक ले जाना है। तो हार्ट से लेके दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम आर्टरी का होता है। तो इस बार लंग्स में पहुंचाना है तो पल्मोनरी आएगा, लेकिन हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक ले जाना है तो आर्टरी आएगा। तो दैट्स वाई लंग्स से लाने का काम पल्मोनरी वेन का होता है और लंग्स से तक पहुंचाने का काम पल्मोनरी आर्टरी का होता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना और कभी ऐसे मत याद करना कि आर्टरी इज़ एक्चुअली, आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, कभी ऐसे मत याद करना। आर्टरी जो हार्ट से ऑर्गन तक पहुंचाता है और वेन जो
ऑर्गेन्स या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट तक पहुंचाता है। अच्छा, अब प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे पल्मोनरी वेन हुआ जो लंग से लेकर हार्ट तक क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया। अब एक बार जब ब्लड हार्ट में आ गई, उसको पंप करके हम लोग को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है, तो ये किसका काम हुआ, आर्टरी का काम। लेकिन ये बहुत एक एक करके अलग अलग आर्टरी को बोलने से अच्छा है सारे आर्टरी को एक साथ बोल दे, तो लार्ज नंबर ऑफ आर्टरी को हम लोग ऑर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्टा। तो वो ऑर्टा अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया। अब अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी बन गया और एनर्जी के साथ CO2 भी निकल गया। अब वो जो अलग अलग बॉडी पार्ट से CO2 निकला उसको हार्ट तक लाने का काम किसका होगा, याद रखना, अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट तक लाना है तो वेंस का काम होगा। तो वेंस को भी अगर बड़े मात्रा में अलग अलग वेंस को जोड़ के बोले तो उसको हम लोग वेना केवा बोलते हैं, अ लार्जर फॉर्म ऑफ वेंस। ठीक है, अब वेना केवा जब उसको लेके आता है हार्ट के पास तो हार्ट उसको पंप करता है और उसको वापस लंग्स तक पहुंचाना पड़ता है क्योंकि वो नॉस्ट्रल की मदद से आउट ऑफ द बॉडी निकल जाए। तो लंग्स तक पहुंचाने के लिए कौन काम आता है, पल्मोनरी आर्टरी। आई होप ये इतना क्लियर तो हो ही गया होगा। ये तो मैंने बता दिया कि आर्टरी डीऑक्सीनेटेड या ऑक्सीनेटेड ब्लड ऐसे करके याद करने से अच्छा है ऐसे याद करो, आर्टरी हार्ट से ऑर्गन तक ले जाता है और वेन ऑर्गन टू हार्ट लेके आता है। ठीक है, देखो अब ये जो मैंने बताया यहाँ पे इतना सारा, यहाँ मैंने लिखा है हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है जिसमें 4 पार्ट बने हुए हैं। ऊपर वालों को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। राइट साइड पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ड्रॉ करना और लेफ्ट साइड पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ड्रॉ करना। और ये कितना बड़ा है तो अपनी मुट्ठी बांधो, जितनी बड़ी तुम्हारी मुट्ठी है दैट इज कॉल्ड द हार्ट। ठीक है, अब आर्टरी और ऑर्टा, आर्टरी के बड़े फॉर्म को ये ऑर्टा बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, हार्ट से लेके ऑर्गन तक पहुंचाना। और वेन और वेना केवा का काम क्या होता है, ऑर्गन से लेके हार्ट तक पहुंचाना। यहाँ मैंने क्लैरिफाई करके लिख भी दिया है तो भूलना मत। ठीक है, और इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होना ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड से। अब सबसे पहले ये पूरी प्रोसेस की चार्ट बना दी है मैंने। ऑक्सीजन नॉस्ट्रल के पास गया, मतलब ऑक्सीजन नॉस्ट्रल के हेल्प से कहाँ पहुँचा, लंग्स में पहुँचा। लंग्स में इसकी एक्सचेंजिंग हुई, ऑक्सीजन किसको दिया हमने, ब्लड वेसल्स को दिया। ब्लड वेसल्स वहाँ पे कौन प्रेजेंट था, पल्मोनरी वेन, क्योंकि उसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाना था, ऑर्गन से लेके हार्ट तक। और ऑर्गन से लेके हार्ट, ऊपर देखो ऑर्गन से लेके हार्ट तक किसका काम है, वेन या वेना केवा का। तो यहाँ पे तो छोटा है, एक ही है, तो उसको हम लोग क्या नाम दिया, जो लंग से आता जाता है उसको पल्मोनरी नाम दिया। अब उसमें वेन और आर्टरी एज पर द यूजमेंट जोड़ दो। तो पल्मोनरी वेन क्या किया, ऑक्सीजन को लेकर कहाँ पहुँचा, लेफ्ट एट्रियम में पहुँचा, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुँचा। लेफ्ट एट्रियम में पहुँचा तो हार्ट रिलैक्स किया जिससे वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा। लेफ्ट वेंट्रिकल में वो कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे वो ब्लड जो है पंप हुआ और पंप होने के बाद वो ऑर्टा में पहुँचा। और ऑर्टा का क्या काम होता है, हार्ट से अलग अलग ऑर्गन तक पहुँचाना, तो अलग अलग ऑर्गन तक पहुँच गया। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट या जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो किसके द्वारा कैरीड हुआ, वेंस के द्वारा, क्योंकि वेंस का काम होता है अलग अलग ऑर्गन से हार्ट तक लाना। तो फिर हार्ट के पास आया, बट ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड या वेंस जो ब्लड कैरी किए वो कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में फिर ब्लड के फिर हार्ट क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, फिर वो पंप्ड किया मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपेल आउट हुआ। पूरी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट। ये एक मैंने यहाँ फिगर भी बनाया है, ये भी तुम देख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये हार्ट में मैंने एक सर्कल बनाया, ये बीच में देख रहे हो चारों चैम्बर के बीच में सेपरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4 चैम्बर होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया वेंस क्या करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, मतलब वैसे ब्लड्स जो ऑर्गन से आता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करते हैं। लेकिन आर्टरी क्या होते हैं, यानी कि ऑर्टा क्या होते हैं, ऑर्टा जो होता है मतलब ये देखना, राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है लेकिन लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड से सेपरेट आउट करने के लिए हम ये बीच में एक लाइनिंग बनाते हैं, क्योंकि ये लाइनिंग नहीं बनी रहेगी ना और चारों के चारों चैम्बर अगर एक दूसरे में मिक्स हो गए तो हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तुम ही सोचो, गर्मी आती है, ठंडी आती है, हमारी बॉडी उसके हिसाब से ढल जाती है। ये होता ही है 4 चैम्बर की मदद से। जिनमें 2 चैम्बर होते हैं वो ऐसे नहीं अडेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तुम किसी भी इन्वायरमेंट में ढल जाते हो बिकॉज ऑफ योर हार्ट हैविंग दी 4 चैम्बर। ठीक है, अब हमने बताया, अभी मैंने ये 2 पढ़ाया, आर्टरी और वेन। आर्टरी क्या होता है, हार्ट से ऑर्गन तक लेके जाता है। वेन क्या होता है, ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाता है।
आर्टरी की मोटी वॉल होती है, क्योंकि ये क्या करता है, आर्टरी की मोटी वॉल होती है क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो हार्ट से ऑर्गन जाता है, तो इस ब्लड में प्रेशर बहुत होता है, और प्रेशर बहुत होता है जिसके कारण वो बार बार वेल्स में, मतलब आर्टरी जो है, जो ब्लड वेसल्स है उसके दीवार में बहुत ज़्यादा वो ब्लड वेसल्स उछलता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सहन शक्ति करने के लिए आर्टरीज़ की वॉल क्या होती है, ठीक होती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें प्रेशर हाई होता है और इसमें वेल्व्स नहीं होते। अब तुम पूछोगे वेन्स में वेल्व्स क्यों होते हैं? वेन्स में वेल्व्स होने का एक ही कारण है, क्योंकि देखो एक तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो तो नीचे से ऊपर आ रहा है ना, ऑर्गेन से लेके हार्ट तक पहुंच रहा है, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है। तो जो नीचे से ऊपर ब्लड आ रहा है वो वापस नीचे ना गिर जाए, इसलिए उसमें दीवार लगी रहती है। एक बार ब्लड ऊपर चला गया फिर वो दीवार बंद हो जाती है, जिससे वो ब्लड क्या हो, आगे बढ़ जाए, दोबारा नीचे ना आए। समझ आ गया? मैंने ब्लड्स के टाइप पढ़ाए थे, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल, दोनों क्लियर हो गए। मैंने हार्ट पढ़ाया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पढ़ते हैं। एक फैक्ट्स है, मैंने बताया ना कि हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, और ये 4 चैम्बर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 4 चैम्बर की मदद से तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड जो लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो राइट साइड ऑफ द हार्ट आता है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होता है, और सेपरेशन के कारण तुम अपने बॉडी टेम्परेचर को या टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। अदरवाइज अदर ऑर्गेनिज्म जिनमें 4 चैम्बर नहीं होते वो मेंटेन नहीं कर सकते। अब कुछ यहाँ पे एनिमल्स के नाम हैं और कैटेगरी के नाम हैं जिनके पास 3, 2 चैम्बर्ड या 4 चैम्बर्ड होते हैं। तो एम्फीबियंस और बहुत सारे रेप्टाइल्स देखते होगे, छिपकली, उनके पास 4 चैम्बर्ड ब्लड नहीं, उनके पास 3 चैम्बर्ड ब्लड है। बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके पास 4 चैम्बर्ड ब्लड है, मतलब हम और बर्ड्स के पास 4 चैम्बर्ड ब्लड्स हैं। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्ड, तो फिशेस के बाद 2 चैम्बर्ड ही ब्लड्स हैं, ठीक है, याद रखना ये। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड, फिशेस के बाद 2 चैम्बर्ड, बर्ड्स और मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? यहाँ पे तुम देखे, लंग से एक बार ब्लड हार्ट पे गया, फिर वहाँ से वो पंप होके फिर ऑर्गन पे गया, फिर वो ब्लड वापस घूम के फिर एक बार हार्ट पे आया, तो 2 बार हार्ट पे आया। तो जब ब्लड 2 बार एंटर करता है हार्ट में, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम में हो चाहे वो राइट एट्रियम में हो, लेकिन जब साइकिल जो होती है ब्लड के सर्कुलेशन की, जब वो 2 बार पास होती है हार्ट से, तब उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये डेफिनेशंस और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, तो आई थॉट कि तुम्हें याद रखना चाहिए। तो द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जब वो 2 बार पास होती है हार्ट से, तब उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ब्लड्स के टाइप हमने पढ़ लिए, प्लाज्मा जो फ्लूइड मीडियम डिफाइन करता है, और रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन कैरी करता है। अब थर्ड एक होता है वाइट ब्लड सेल। अब तुम कहीं कट जाता है तो देखते होगे ना कैसे ब्लड आके एकदम भर जाता है, पूरी ब्लड निकल रही है, क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन या फूड मटेरियल ही नहीं कैरी किए जाते, एक ऐसे छोटे छोटे सेल्स कैरी किए जाते हैं जो हमारे बॉडी में आने वाले बैक्टीरिया या तुम्हारे पेट में जो खाना गया उसमें कोई बैक्टीरिया, तो उससे फाइट करने के लिए होते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड द वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल हमें कोई भी बाहरी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, उनसे लड़के, मतलब ये हमारे बॉडी का क्या है, सोल्जर्स है। जैसे हमारे देश में वो लोग, आर्मी लोग बॉर्डर पे तैनात रहते हैं कि कोई भी आए उसको मार के गिरा देंगे, तो दिस आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होता है, हमारे बॉडी में जब कट आ जाता है तो खून निकलता है, और थोड़े टाइम के बाद वो बंद हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा खून निकलेगा तो तुम्हारी जो पंपिंग ऑर्गन है वो अच्छा से काम नहीं करेगी। तो इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में एक बहुत खूब सा एक मटेरियल पाया जाता है जिसको प्लेटलेट बोलते हैं, जो वहाँ क्लॉटिंग कर देता है। तो दिस हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। जब भी चोट लगता है तो क्लॉटिंग करके ज़्यादा ब्लड का वेस्ट ना हो, जितनी ब्लड बैक्टीरिया से लड़ सकती है लड़ ली, बाकी उस पोर्शन पे वो बंद कर देता है कि ब्लड अब ना निकलेगी। तो हमारे बॉडी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ब्लड निकलेगी तो पंपिंग ऑर्गन की एफिशिएंसी घट जाती है। समझ आया? आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गई हो। अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तुम अभी तक ब्लड वेसल्स पढ़े। अब एक तरीके के और अच्छा एक टॉपिक, एक चीज़ मैंने नहीं पढ़ा, कैपिलरीज। मैंने बताया आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है। मैंने बताया जो हार्ट से ऑर्गन तक जाता है उसको आर्टरी बोलते हैं, और जो ऑर्गन टू हार्ट जाता है उसको वेन बोलते हैं, जो ब्लड ऐसे जाता है। बट देखो अलग अलग, और देखो मैंने बताया ना आर्टरी और वेन का जो लाइनिंग होता है या जो थिकनेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो तुम्हें कभी सोच में नहीं आया कि जब वो ऑर्गन के पास जाते हैं तब एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे वो अपने ब्लड को देते हैं और दूसरे उनसे ले जाते हैं?
ये होता है कैपिलरी की मदद से। यहाँ पे एक तरफ आर्टरी जाता है और एक तरफ वेन जाता है और बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं उस ऑर्गन के पास में, जिससे वो लेन देन कर लेते हैं और जो आर्टरी में आना होता है वो आर्टरी में आता है और जो वेन में जाना होता है वो वेन में चला जाता है। इन दिस वे ये पूरे प्रोसेस चलता है और इसको कैपिलरीज बोलते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ के समझाती हूँ, ये तुम सुनना। आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। आर्टरी जो होते हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं, जिससे वो एक्सचेंज कर सके ऑर्गन से, लेन देन कर सके। तुम जो ऑक्सीजन लेके आओ वो उनको दे सके, और वो जो अपने अंदर CO2 भर के रखे हैं कि वो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपेल आउट करना है, वो वेन को दे सके। ये पूरा प्रोसेस जो है ये आर्टरी करता है। डेफिनेशन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? जैसे तुम हमने ब्लड वेसल्स पढ़े, तुम्हारे बॉडी में सिर्फ ये 2 ब्लड वेसल्स नहीं दौड़ते हैं, इनके साथ इनके अराउंड में एक और क्या करता है, पाइप दौड़ता है ग्रीन कलर का, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का मैंने नॉर्मल अगर मैं समझाऊँ तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम इतना होता है, तुम मान लो कैपिलरीज में जब एक्सचेंजिंग हो रही है तो कुछ मटेरियल नीचे भी गिर जाती हैं उस छेद से, तो उन जो छेद से नीचे में गिर गई उनको दोबारा लेके ब्लड तक पहुंचाने का काम इन्हीं का होता है। सिंपल भाषा में समझो, वो जो छोटे छोटे छेद थे कैपिलरीज के, जो कैपिलरीज थे जहाँ पे ऑर्गन से ब्लड के बीच में लेन देन हो रही थी और ब्लड जो है ऑक्सीजन दे रहा था, CO2 ले रहा था, ब्लड वेसल्स जो थे ऑक्सीजन दे रहे थे, CO2 ले रहे थे। इस दौरान कुछ मटेरियल नीचे गिर जाते हैं उस छेद से लेन देन के दौरान, तो वो उसको दोबारा ब्लड में ले जाना और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपेल करना, या जो यूटिलाइजमेंट थिंक है उसको लेके रखना, ये सब काम लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। ये लिम्फ होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं इसमें। ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है, इसमें कुछ नहीं होता। WBC होता है कि जो गिर गए उसमें अगर कोई बैक्टीरिया आ गए तो उनको साफ़ करे, उनको लड़े और दोबारा ब्लड में ले जाके पहुंचा दे। तो चलो आओ पढ़ के बता देते हैं। इट कंटेन लिम्स, इसमें लिम्स होते हैं, विच इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, एक अलग टाइप का फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। ये कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है देन दी ब्लड, ठीक है। ये डाइजेस्टेड, डीऑक्सीनेटेड और एक्सट्रैक्टेड आउट क्या करता है, मटेरियल को कैरी करता है, और जो एक्सपेल आउट हो जाता है उसको दोबारा ब्लड में लाके जोड़ देता है, फ्रॉम सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। आई होप कि आपको समझ आ गया। और ये इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी में भी बहुत मदद करता है। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन 2 चीज़ की हो सकती है, या फिर खाना की या फिर पानी की, पानी और मिनरल जो बोलो। तो पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाया गया है प्लांट में, दैट इज़ कॉल्ड द जाइलम। जाइलम में 2 टाइप का होता है, ठीक है। जाइलम में अब ये प्रोसेस जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का वाटर मिनरल का, ये 2 तरीके से होता है, या फिर रूट प्रेशर से हो जाए या फिर ट्रांसपिरेशन से हो जाए। ट्रांसपिरेशन सब जानते हो कि सूरज देवता ने अपनी प्रकोप बढ़ाई, जिससे प्लांट अपना स्टोमेटा खोला और उससे पानी एक्सट्रैक्ट आउट हुआ, मतलब इवापोरेशन के थ्रू वो बाहर हुआ स्टीम के फॉर्म में ऊपर जाने लगा, और प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन पे पानी की कमी बुझाई। तो प्लांट्स ने रूट को बोला, भाई मेरे पास कमी आ रही है, सूरज देवता हमसे पानी ले रहे हैं तो मेरे को पानी दो। तो पानी देने के लिए क्या करता है, रूट जो होता है पानी खींचता है सॉइल से और फिर उसको लीफ तक यानी कि एरियल पार्ट तक पहुंचाता है, और फिर वो आउट ऑफ द बॉडी जाता है फॉर डूइंग द इवापोरेशन प्रोसेस, और दिस होल प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। बट एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको रूट प्रेशर। अब प्लांट जो होता है वो सॉइल से कुछ आयंस को लेते हैं। अब आयंस उसने ले लिया, मतलब सॉइल है, सॉइल से कुछ आयंस उसके रूट ले लिए, तो वहाँ पे सॉइल में उस आयंस की कमी हो गई और रूट में उस आयंस की बढ़ोतरी हो गई। तो कमी और बढ़ोतरी के कारण वहाँ पे एक डिफरेंस पैदा हो जाता है, और वही डिफरेंस जो होता है वाटर की मूवमेंट कराता है उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। और वही चीज़ क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल को कंडक्ट कराता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये कंडक्शन होती है, लेकिन होती है, और साथ ही साथ ये नाइट में होती है, और ट्रांसपिरेशन दिन में होती है, क्योंकि सूरज होता है और सूरज के कारण इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन के कारण रूट में प्रेशर होता है कि हमें पानी चाहिए, तब वो उसको ऑस्मेटिक प्रोसेस के थ्रू उसको ले जाता है, ठीक है। ये टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम होता है। ये भी एक वैस्कुलर ये सिस्टम है जो प्लांट में प्रोड्यूस होता है, और ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है ना पढ़ाया मैंने, तो इसको पढ़ा देते हैं। रूट प्रेशर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस होता है और मोस्टली नाइट होता है, नाइट में होता है।
एट द रूट सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप द आयंस, और जब आयंस रूट ले लेते हैं तब क्या होता है, वहाँ एक डिफरेंस क्रिएट होता है, द क्रिएट डिफरेंस ऑफ विच वाटर मूव इनटू द रूट फ्रॉम सॉइल विच एलिमिनेट द डिफरेंस विच इज जनरेटेड, और अल्टीमेटली क्या होता है, रूट प्रेशर्स जो है मेंटेन्ड होता है और मूवमेंट ऑफ द वाटर टेक प्लेस करता है. ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर in form of water vapor from the aerial part of the plant called the transpiration, और ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है. ट्रांसलोकेशन क्या करता है, देखो ट्रांसलोकेशन इट इज़ अचीव्ड इन द फ्लोएम बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. जब इसको एनर्जी मिलता है तब ये प्रोसेस अकर्ड होता है. होता क्या है, जो खाना प्लांट्स ने बना लिया उस खाना को उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक भेजना होता है. अब वहाँ खाना बना तो वहाँ खाना का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ और बाकी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में कंसंट्रेशन कम हुआ. हम लोग ऑलरेडी जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूवमेंट. तो जहाँ खाना बन रहा है वहाँ खाना यानी कि सुरकोस की कंसंट्रेशन बढ़ी, और वो क्या हुआ, जहाँ पे भी खाना नहीं है वो जहाँ लो कंसंट्रेशन क्रिएट हुआ वहाँ पे वो डिफ्यूज़ होकर अलग अलग जगह पे पहुँच गया. तो दिस प्रोसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू कॉज, अच्छा शुरू करते हैं मटीरियल लाइक सुरकोस, मान लो ये खाना है उनका जो उनके खाने में बोलते हैं सुरकोस, इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम, उसको फ्लोएम में भेजा गया एनर्जी की हेल्प से विच इज़ कॉल्ड द एटीपी. दिस इंक्रीज द ऑटमोस्फेरिक प्रेशर, ये एक ऑस्मोटिक यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस को वहाँ पे जनरेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द हाई कंसंट्रेशन डेवलपमेंट देयर, और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में लो कंसंट्रेशन डेवलपमेंट. और यही क्या करता है, यही प्रेशर के जो डिफरेंस जनरेट होता है यही उस फूड पार्टिकल को फ्लोएम के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेजता है. याद रखना जाइलम में मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है विच इज़ फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, बट फ्लोएम में ये मूवमेंट बाई डायरेक्शन होता है कहीं भी, क्योंकि फूड मटेरियल की ज़रूरत कहीं भी आ सकती है, नॉट ऑफ ओनली अपवर्ड. यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक से देखा और दिस आर द लास्ट क्वेश्चन. आई डोंट थिंक कि तुमको एक्सप्रेशन से क्यों नहीं क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है. अब डबल सर्कुलेशन मैंने बता दिया, जब भी कभी भी ब्लड पूरा साइकिल में 2 बार हार्ट से पास होता है दे आर कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन. और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है, ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है पहला पॉइंट, और ये फूड को करता है. दूसरा, ये अपवर्ड मूवमेंट होता है जाइलम में, बट ये बाई डायरेक्शन मूवमेंट होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड साइड लेफ्ट एवरीथिंग. जाइलम जो होता है, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम रिक्वायर फिजिकल फोर्स जैसे कि ट्रांसपिरेशन फोर्स. जाइलम को मूव करने के लिए कोई फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, बट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, लेकिन फ्लोएम में जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है दैट आर कॉल्ड द एटीपी से वो लिया जाता है एनर्जी. तो जाइलम में जाइलम में मटेरियल, मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 तरीके की एनर्जी की ज़रूरत है, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुश. लेकिन फ्लोएम में इस चीज़ को कैरिड आउट करने के लिए विच इज़ फॉर फूड, उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में लिख लेना. आई होप कि आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों और साथ ही साथ बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने समझाया है सारे टॉपिक्स को. वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे.